कैसा होगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव और कैसा हो गया 3 राज्यों का चुनाव यानी असम, केरल और पुडुचेरी, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। असम का चुनाव लगभग पिछला 2 चुनाव था उसकी पुनरावृत्ति की ओर गया है। इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट कटे हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे? प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी दोनों का वायनाड से चुनाव लड़ना, राहुल गांधी का एक सूत्रीय एजेंडा मुस्लिमों को साथ में जोड़ने का है। ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं केरल में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहे। इनकी राजनीति का दी एंड है, इसलिए इन्होंने, और ममता बनर्जी बंगाल के अलावा कहीं है ही नहीं, तो अगर वो आम आदमी पार्टी दिल्ली से गई तो चलो पंजाब में जाके बैठ गए सारे नेता लोग। यहाँ तो मुसीबत ये है कि अगर वहाँ से गई तो कहीं की नहीं रह जाएंगी। इतना अंडर एस्टिमेट करके कांग्रेस को भी नहीं देखना चाहिए। पिछले चुनाव में मात्र जो वोट परसेंटेज था बहुत कम, दोनों के बीच में फर्क था। अगर आप देखें, या तो हार मान लेती है या उसमें जीत का जज्बा खत्म हो गया है। और जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, कुछ मैच फिनिशर्स होते हैं, कांग्रेस के पास मैच फिनिशर्स नहीं है। हरियाणा कितना बड़ा उदाहरण है, जीती हुई थाली उन्होंने हार के परोस दी वापस भाजपा को। और भाजपा यह है कि नीचे से भी ऊपर कमबैक करती है और अगर शुरू से एज है तो उसको मेंटेन करना भी जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। 5 राज्यों के चुनावी घमासान में 3 राज्यों के चुनाव लगभग खत्म हो चुके हैं। लगभग इसलिए कह रही हूं क्योंकि परिणाम आना अभी बाकी है, वोटिंग हो चुकी और 2 राज्यों का घमासान जारी है। 3 राज्यों में जिनमें वोटिंग हुई, बम्पर मतदान हुआ, बम्पर वोटिंग हुई। ये वोटिंग एक तरफा दिखाई पड़ रही है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और तमाम वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। लेकिन ये एक तरफा वोटिंग जो है वो कहानी बदलने के लिए है या कहानी दोहराने के लिए है, इसका पता तो 4 मई को चलेगा। लेकिन हाँ, इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या है, किन मुद्दों पर इस तरीके से वोटर्स बाहर निकले हैं, इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। और जिन राज्यों में चुनाव होना बाकी है यानी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, वहां स्थिति कैसी दिखाई पड़ रही है। खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी 6 गारंटी दे चुके हैं। अमित शाह लगातार ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं और ममता बनर्जी, केंद्र सरकार बीजेपी के लिए एक के बाद एक तमाम मुश्किलें खड़ी कर रही है। कैसा होगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव और कैसा हो गया 3 राज्यों का चुनाव यानी असम, केरल और पुडुचेरी, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। मतलब मायने वोटिंग के और आने वाले चुनावी राज्यों में किस तरीके की तस्वीर बनेगी। अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, अनुराग वर्मा जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत अवधेश जी से करते हैं। पहले दौर में हम जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं उस पर चर्चा करेंगे और दूसरे दौर में होने वाले राज्यों के चुनाव पर चर्चा करेंगे यानी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। अवधेश सर, असम का ये चुनाव, बम्पर वोटिंग, एक तरफा जो सभी कह रहे हैं, आप जैसे तमाम वरिष्ठ पत्रकार, आपने भी वही बात कही कि ये एक तरफ जाता हुआ पूरा वोट है। क्या असम में मुद्दे रहे और कैसे इतनी तादाद में लोग घरों से बाहर निकले? क्यों? बदलाव की बयार है या फिर रिपीट की तैयारी है? नहीं, बदलाव के बयार का भी एक संकेत संदेश मिलने लगता है। कई बार हम बदलाव चाहते हैं या हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, उसके आधार पर जनता वोट नहीं करती है। बिहार के चुनाव में अगर आप देखेंगे तो एक बड़े स्तर पर सोशल मीडिया में, इवन मीडिया में भी ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल समान पर चुनाव है ये, और ये बीजेपी जाने, अच्छे लोग बोलने लगे थे। लेकिन जनता के बीच जाने पर वो स्थिति नहीं थी, क्योंकि सरकारें जब काम करती है, आम आदमी तक सरकार के कार्य पहुंचते हैं, उसको एक उम्मीद बनी रहती है कि इसमें कंटिन्यूटी है। एक वातावरण बदलता है तो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, बाहर के प्रचार या दुष्प्रचार से प्रभावित नहीं होते हैं। तो असम में, खासकर पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम जिन परिस्थितियों से गुजरा है वहाँ 1980 से लेकर के 77-78 से लेकर के और आज तक, पिछले जो है 10 वर्षों में जो उसमें एक आमूल बदलाव आ गया है कि जो कुछ असम था वो आज है नहीं। जो असम की कल्पना थी कि असम अब कुछ नहीं हो सकता, वो बदल चुका है। असम देश के सर्वाधिक तेजी से विकास करते हुए राज्य में शामिल हो गया। वहाँ के हवाई अड्डे, वहाँ के रेलवे, वहाँ की सड़कें, वहाँ यातायात सिस्टम, वहाँ की कानून व्यवस्था सबसे बढ़कर, जो असम की सबसे बड़ी समस्या होती थी, जो वहाँ का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, जो क्लेश थे, जो हमेशा उग्रवाद था, उसका नियंत्रण, शांति,
वहाँ के शिक्षा, रोजगार, सब दृष्टि से, और सबसे बढ़ के जो एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो असम के लोगों के अंदर एक भाव पैदा किया गया कि आप कैसे देश के मुख्य भाग रहे हो, क्योंकि आपने अगर मुगलों से युद्ध करने वाला इतना बड़ा वीर पुरुष जो है लचित बरफुकन आपके यहाँ का था, इतिहास ने उसको कैसे नकारा है। जो जनजातियों के श्रेष्ठ लोग थे उनके बारे में उनके जन्म दिवस मनाना, उन पर कार्यक्रम करना, उनको दिल्ली और दूसरे राज्यों में करना, और नॉर्थ ईस्ट प्लस बाकी के राज्यों को जोड़ने के लिए ना लगातार यात्राएं की गई हैं बस के वहाँ के बच्चे आ रहे हैं दूसरे के परिवारों में ठहरे, किसी को थोड़े मालूम है इधर से जाके उनके परिवारों में इतना हो रहा है पिछले 8-10 सालों में, उसके पहले से भी हो रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा था। तो इन सब के एक व्यापक परिणाम आए हैं, और इस समय नरेंद्र मोदी का यूजीसी का प्रभाव वहाँ नहीं था। जो असम में यूजीसी को लेकर जो एक नाराजगी दिख रही है कुछ राज्यों में, वो वहाँ भी नहीं था। आगे पश्चिम बंगाल के बारे में ही बात करेंगे। तो वो सारी स्थितियां असम में जो थी, और जो इशू इस बार बने थे, वो इशू में भी सामने आ गया था कि नहीं, इस सरकार में कमिटमेंट है। और वो इशू के आधार पर एक तो होता है ध्रुवीकरण की आप सांप्रदायिक दृष्टि से बांटते हैं, एक ध्रुवीकरण होता है कि मुद्दों के आधार पर आप अपने वोट का सुदृढ़ीकरण करते हैं। तो ये जो ध्रुवीकरण था, ये असम की सुरक्षा की दृष्टि से ध्रुवीकरण था। असम में जो बाहर से आकर के ऐसे घुसपैठिए और बाकी हैं जो कि वहाँ सुरक्षा को और वहाँ के लोगों का हक मारने थे, उससे बचाने के लिए था। जो विकास हो चुका है, जो शांति आ गई है, और जिस प्रकार का लीडरशिप मिला है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, जो किसी बच्चे का मामा है, किसी की बहन है, वो बाहर की एक छवि अलग होती है कि वही बात बोल रहे हैं, और एक छात्र नेता है, और सभी दलों से एक संबंध है। तो वो सब मिला जुला करके इस बार असम का चुनाव था। उसकी मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि असम का चुनाव लगभग पिछला 2 चुनाव था उसकी पुनरावृत्ति की ओर गया है, क्योंकि जो कांग्रेस ने एक तो देर से शुरुआत की, कांग्रेस ने अपने संगठन को ठीक करने की कोशिश नहीं की। पिछले दिनों आपके ही डिस्कशन में राकेश जी ने बताया कि भाई चुनाव हो, मतलब चुनाव के पहले अगर कोई बड़ा नेता छोड़ के जा रहा है तो वो सब पता चलता है। हालांकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस के लोगों की बड़ी संख्या आई है, 28 तो सीटें 89 में 28 तो पूर्व कांग्रेसियों को दी गई, उससे पार्टी के अंदर बीजेपी के लिए भी तो चिंता है। बीजेपी के लिए चिंता नहीं है, लीडरशिप के लिए, स्थानीय लोगों के लिए होता है कि हम काम कर रहे थे, तो वो होगा पार्टी में, लेकिन उसका परिणाम पर वैसा असर नहीं पड़ रहा है जैसा लग रहा था। पूर्णिमा मैम, ध्रुवीकरण की बात असम में खूब की गई, पर हेमंता बिस्वा शर्मा जब भी निकले तो वही हिंदू मुसलमान को टारगेट करना, पैसे मत दो, इस तरीके की बात कही। लेकिन दूसरे खेमे में भी मुद्दे नहीं उठाए गए। कांग्रेस के तमाम लीडर्स पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंचती हैं तो प्रियंका गांधी ट्रम्प सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर कहती हैं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं अध्यक्ष, तो फिर वो सांप है कुचल दो, केरल में ये बात कह रहे हैं, असम में कोई दूसरी बात कह रहे हैं। क्या सिर्फ आरोप लगाना ही विपक्ष का ये रह गया, इसलिए शायद ये जो बम्पर वोटिंग रही, एक तरफा वोटिंग रही, ये जो आकलन किया जा रहा है कि एक तरफ चला गया? नहीं, बम्पर वोटिंग की एक वजह और हो सकती है, जिसको कि अभी अवधेश जी ने, मुझे लगा था कि उसको विमर्श में लाएंगे, नहीं लेके आए। महिलाओं ने इस पर बहुत ज़्यादा तादाद में निकल के वोट डाले हैं, और अगर महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में इंक्रीज़ का ट्रेंड हम दूसरे राज्यों में देखें तो जब महिलाएं बहुत ज़्यादा संख्या में निकली हैं, बीजेपी को उसका फ़ायदा मिला है। तो अब महिलाएं असम में भी बहुत ज़्यादा संख्या में निकली हैं। आई थिंक 85-86% महिलाओं ने वहाँ वोट डाले हैं। पुडुचेरी में तो महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट डाले हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि वहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुडुचेरी में। केरल में भी हमने यही देखा है, महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाला है। तो जो बीजेपी का विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है, एक तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात बीजेपी करती है, वो बहुत तरीके से करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सहायता देना, उनके हाथ में कैश देना, उनके लिए दूसरे तरह के वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करना, विमेन सेफ्टी के प्रोग्राम्स अनाउंस करना। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ महिलाएं आकर्षित हुई हैं, और अगर ट्रेंड से हम देखेंगे तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं का वोट एटलीस्ट एक तरफा जाता दिखाई दिया है। कांग्रेस की आपने बात की, कांग्रेस के मुद्दों में कहीं कोई धार नहीं थी। एक तो ये भी बात है कि उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ख़त्म पड़ा था असम में, और उसको रिवाइव करने की तरफ कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। उनके एक बड़े नेता बिल्कुल एन चुनाव से पहले छोड़ के पाला बदल के उधर चले गए। हालांकि कोशिश की गई थी उनको अपने पास रोके रखने की, वो काम नहीं आई। तो एक कांग्रेस अपनी थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति, वीक विकेट से शुरू से ही हमें दिखाई दे रही थी। उसने शुरुआती वीक अपने पिच पे की थी। तो
तो कांग्रेस का तो मुझे नहीं लग रहा है, मैं अवधेश जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि जो इंडिकेशंस अभी तक हैं बीजेपी की रिपीट होगी सरकार। हिमंता बिश्व शर्मा ने जो जिस तरह की कैंपेनिंग की थी, ठीक है, हम उनकी कैंपेनिंग से अग्री करें डिसअग्री करें, वो अलग अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने लोगों से एक कनेक्ट तो स्थापित किया। अब हम उनकी स्टाइल को चाहे पसंद करें ना पसंद करें, वो मियाँ वर्सेस मुसलमान की उनकी जो एनालॉजी है, हम उसको अग्री करें डिसअग्री करें, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों से कनेक्ट उनका कैंपेनिंग के दौरान बहुत तगड़ा दिखाई दिया, बहुत स्ट्रांग दिखाई दिया। तो अगर बीजेपी रिपीट होती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। कांग्रेस अगर कहीं बाई चांस खुदा ना खास्ता रेस में आ जाती है, तगड़ी टक्कर दे देती है या किसी वजह से सरकार उसकी बन जाती है, तो मैं काफ़ी आश्चर्यचकित होंगी। मुझे उसकी उम्मीद कम दिखाई दे रही है। जहाँ तक पोलराइजेशन की बात आपने की, तो पोलराइजेशन तो था, वो एक जो लेटेंट फीलिंग वहाँ पे है आउटसाइडर्स के खिलाफ, जो कैंपेन बीजेपी हमेशा से करती रही है कि बांग्लादेशी वहाँ हिंदू भी हैं मुसलमान भी है आके बसते हैं, और घुसपैठिए का मामला बीजेपी तो हर स्टेट में उठाती है, वहाँ भी उठाया। असम लेकिन उस समस्या से जूझ चुका है, इसलिए असम में एक ये रॉ नर्व की तरह है जिसको कि बीजेपी कभी भी कुरेदने से बाज नहीं आती है। तो उसका हो सकता है फ़ायदा उन्हें मिल जाए, जो कि वहाँ का नेटिव असामीज़ हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान, हो सकता है बीजेपी के साथ इस बात को लेकर आइडेंटिफाई करे। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब 4 तारीख को हमें पता चलेगा कि किसके मुद्दे चले, किसको जनता ने समर्थन दिया। ठीक है। उसके पहले कहना मुश्किल है। केरला में एक बात मैं कहना चाहूँगी, केरला में जिस तरह से बीजेपी ने जोर इस बार लगाया है और जिस तरह से बहुत सारे स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स विमेन के औरतों के नाम घोषित किए गए हैं, वो शायद वही बिहार का या मध्य प्रदेश वाला पैटर्न या महाराष्ट्र वाला पैटर्न वो केरला में लगाना चाह रही है कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करके उनका वोट लेने की एक वो है। लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने भी पूरी कोशिश की है, और चूंकि केरला में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ होता रहा है हमेशा, 2 बार उस ट्रेंड को बीट करते हुए एलडीएफ की सरकार बन चुकी है, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी है किसी तरह से तो यूडीएफ को उसका थोड़ा फायदा मिल जाएगा। बिल्कुल से आइडियोलॉजिकल स्विच हो जाएगा कि कांग्रेस को छोड़ के केरला का वोटर बीजेपी की तरफ चला जाए, लॉक स्टॉक एंड बैरल चला जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। हो सकता है इनरोड्स बीजेपी कर ले, 1 आध सीटें उनकी आ जाए, उनका खाता खुल जाए, उससे ज़्यादा बीजेपी का वहाँ कुछ होगा नहीं। 1 सीट भी लेकिन अगर बीजेपी की अगर असेंबली में आती है तो मैं बहुत सरप्राइज हो जाऊंगी, बिकॉज वो शिफ्ट एक ना आइडियोलॉजिकल शिफ्ट की तरफ इशारा करेगा, तो वो इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा होगा। और पुडुचेरी में तो मान के चल रहे हैं लोग कि चूंकि एनडीए की सरकार वहाँ है ही रंगास्वामी जी के अंडर लीडरशिप में, तो वो रिपीट होने वाली है। वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि उथल पुथल होगी। ठीक है। केरल ही राकेश सर, मैं चाहूँगी आरएसएस की मौजूदगी, बीजेपी वहाँ सरकार बनाने तो नहीं गई थी, लेकिन अपनी मजबूत स्थिति करने के हिसाब से केरल में है। आरएसएस की मौजूदगी के बावजूद भी क्यों इतनी दिक्कतें केरल में बीजेपी को है अपनी बात, अपनी जो विचारधारा है उसे वोटर्स के बीच में रखने के लिए? और इस बार केरल का क्या गणित दिख रहा है वोटिंग के बाद, इतनी बम्पर वोटिंग के बाद? नहीं, देखिए, केरल में बम्पर वोटिंग का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि केरल में बम्पर वोटिंग हमेशा हुई है। इस बार भी 2% ज़्यादा वोट हुआ। वहाँ कभी भी 75% से नीचे 74%, 72% वोटिंग होती रही। इस बार जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है वो हुआ है महिला वोटर का। महिला और पुरुष वोटर में 5% का अंतर है। और केरल का जो आप पूरा तासीर देखें पिछले 3-4 चुनाव का, तो वहाँ 2% जो वोट है वो सत्ता परिवर्तित कर देता है। 2 से 3% की जैसी वोटिंग बढ़ी तो उससे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब सत्ता विरोधी माहौल है या आपके जातिगत समीकरण है, तो वो चुनाव में सत्ता विरोधी माहौल तो हम लोग दिल्ली में बैठे कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो बहुत अच्छा मैकेनिज्म कर लेता है वो चुनाव जीत जाता है। तो इस बार जो है लेफ्ट पार्टी का मैकेनिज्म मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, और गड़बड़ाने का कारण है भारतीय जनता पार्टी की एंट्री, मजबूत एंट्री। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का अपना जो वोटर नायर वोट था उसको अपने साथ जोड़ी, उसी तरह से इस बार जो इजाफा है वहाँ 23% इजाफा वोट है, जो खाँटी हिंदू अपने आप को मानता है और ओबीसी कैटेगरी से लेके चलता है, छुआछूत का शिकार था। तो समाज सुधार आंदोलन जब 1940-45 में लेफ्ट पार्टी की तरफ से शुरू हुआ तो ये इजाफा उनके साथ जुड़ गया था,
और बिहार और आपके केरल का एक मानसिकता ये है कि जो वोटर जिस पार्टी के साथ जुड़ जाता है वो लंबे समय तक रहता है। तो नायर समाज इनके साथ था, नंबूदरी कांग्रेस के साथ था, नायर इनके आपके कांग्रेस के साथ था, इजाबा और ईसाई वो दोनों तरफ बटे। इजाबा कम्युनिस्ट पार्टी के साथ था, ईसाई दोनों पार्टियों के साथ थे। इस बार क्या हुआ है कि ईसाई समाज और इजाबा समाज, ईसाई समाज कांग्रेस की तरफ झुकाव उसका बढ़ा है और इजाबा समाज का झुकाव बढ़ा है आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से लेफ्ट पार्टी की तरफ से मुस्लिम और हिंदू दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई, उससे इजाबा थोड़ा सा अलग हुआ। और इजाबा का जो मानस है वो बदला है 2014 के बाद। जब 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद देश में जिस तरीके से हिंदुत्व का ज्वर उठा, उससे इजाबा को ये लगने लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी हिंदूवादी पार्टी होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी खांटी हिंदूवादी पार्टी है। हाँ। क्योंकि वो फिर आकलन करने लगे त्रिपुरा, बंगाल और केरल के बीच में। तो उन्होंने पाया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस 3 स्टेट पे 3 मानसिकता लेके चलती है। अब भारतीय जनता पार्टी सभी स्टेटों में एक मानसिकता लेके चलती है। तो ऐसी स्थितियों में जो उनके गुरु हैं नारायण गुरु जो है उनका जो ज़मीनी तौर पे कहना चाहिए कि इजाबा की मजबूती का कारण था ब्राह्मण का विरोध, यानी हिंदुत्व के पुरोधा होते हुए भी वो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता लेके आगे बढ़े और उसके चलते इजाबा वहाँ मजबूत स्थिति में आई। और आज राजनीतिक तौर पे भी इजाबा समाज का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे करीब 33% इजाबा वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। तो लोकसभा चुनाव में उसका प्रतिफल आपको अलग दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, 0 से 13% पहुँची है। भाजपा इस बार अपना 17 से 18% वोट करना चाहती है, क्योंकि उसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि यदि हम इस चुनाव में 2026 के विधानसभा चुनाव में यदि हम 17-18 पहुँचेंगे तो 10% से 15% का जंप लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अगला चुनाव विधानसभा का और लोकसभा का जब होगा तो हमारे लिए स्पेस ज़्यादा बन जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ प्रॉब्लम यही जा रही है कि उसका जो अपना कमिटेड वोटर है वो कटा है। मुस्लिमों का झुकाव 2024 के बाद से जिस तरह कांग्रेस की तरफ हुआ है, फिर वहाँ प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी दोनों का वायनाड से चुनाव लड़ना, राहुल गांधी का एक सूत्रीय एजेंडा मुस्लिमों को साथ में जोड़ने का है, ये सारे समीकरण कहीं ना कहीं केरल में कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो रहे। तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में लेफ्ट पार्टी कमजोर और कांग्रेस थोड़ा सा मजबूत स्थिति में दिख रही है। अनुराग सर, क्या फिर ये जो वोटिंग रही तीनों राज्यों की, यहाँ फिर वही मोदी फैक्टर ही निर्णायक आप देख रहे हैं, या फिर और जो क्षेत्रीय मुद्दे थे उन पर वोटिंग हुई होगी? असम में जिस तरीके से दिख रहा है, या केरल में जिस तरीके से अभी अनुराग सर भी कह रहे थे कि वाम को इस बार ज़्यादा दिक्कत होगी बीजेपी की मजबूत उपस्थिति से। ये जो चुनाव के वोटिंग परसेंटेज आए तीनों राज्यों के, इसमें निर्णायक फैक्टर क्या? देखिए प्रतीक्षा जी, अब आप पिछले कुछ सालों में अगर आप हम लोग चुनाव का जब भी विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हमेशा। तो वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना अब एक बहुत बड़ा खबर शायद नहीं रह गई। वो हर बार वोटिंग परसेंटेज बढ़े हुए हमें मिलते हैं और उसका हम विश्लेषण करते हैं, अलग अलग विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण में भी अगर हम ये बात करें तो अब जो राजनीति इस तरह की हो गई है, भारत की राजनीति, कि आप कुछ भी निर्णय करें, आप कुछ भी विश्लेषण करें, नतीजे हमेशा चौंकाते हैं। आप अगर आप पंजाब को देखें, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो या कम हो वहाँ पे सरकारें बदलती हैं। मध्य प्रदेश है, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो या कम हो वहाँ पे पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। तो ऐसी एक जो परिपाटी हुआ करती थी कि वो वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो गई, अब सरकार हटने वाली है, या कम हो गई तो बनने वाली, अब ऐसा रह नहीं गया। उसका जो मुझे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में सभी राजनीतिक दलों ने महिलाओं को विशेष रूप से टारगेट करने की कोशिश करी है, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करी है तरह तरह से, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो डायरेक्ट कैश स्कीम, दुनिया भर की चीज़ें की हैं, जिससे जो वर्ग पहले चुनाव को लेके बहुत ज़्यादा
जागरूक नहीं होता था, उदासीन होता था, वो अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। अगर आप फ्रीबी पॉलिटिक्स ने हमारी राजनीति को, रेवड़ी राजनीति ने हमारी देश में बहुत सारे नुकसान किए, तो एक फ़ायदा ये किया है, एक बहुत बड़े वर्ग को जागरूक बनाए, क्योंकि वो महिलाएं बहुत बड़ा वर्ग ऐसा होता है जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। तो उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज हर बार कुछ ना कुछ बढ़ता है। अगर आप असम की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो मैं आंकड़े देख रहा था उसमें मुझे ये समझ में आया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग परसेंटेज वहाँ और ज़्यादा बढ़ा है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट जो कहीं उदासीन था वो भी गया है वोट डालने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा चुनाव पोलराइज हो गया था, बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो गया था। तो हिंदू भी जागरूक हुआ, मुसलमान भी जागरूक हुआ, तो जो थोड़ा सा जो लोग नहीं जा रहे थे वो भी जाना शुरू हुए। तो और कांग्रेस की अगर मैं असम की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये विश्लेषण करें कि या आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ पलट जाएगी, तो देखिए कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है पिछले काफ़ी सालों से, वो रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ती है कि अब चुनाव हो रहे हैं, हम राजनीतिक दल हैं तो हम चुनाव लड़ लेते हैं, अदरवाइज हाँ मतलब वो एक तरह से इनकम, हाँ वो एक तरह से रस्म अदायगी के लिए चुनाव लड़ते हैं। इस बार भी वही हुआ। मुझे तो असम में ऐसा कुछ दिखाई, असम में कांग्रेस है कहाँ, सारी कांग्रेस तो बीजेपी में है। वही तो आप अगर आपने वहाँ चुनाव लड़ा भी तो सारे तो उधर बैठे हुए हैं, आपने किसके लिए लड़ा? नहीं, प्रियंका जी को लगाया गया था सर। प्रियंका, अच्छा समस्या ही यही है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है वो एक राष्ट्रीय दल जिसने इतने 50 साल देश पे शासन किया है, उसकी जगह आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी है वो भाई बहन पार्टी बन चुकी है, वो कांग्रेस पार्टी बची ही नहीं है। आप अपनी कल्पनाओं में, आप अभी चुनाव हुए, आप 2 नाम के अलावा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा तीसरे नाम आपको कुछ समझ आता है कि कोई तीसरा आदमी चुनाव में कोई एक्टिव था? कुछ नहीं। तो ये जो भाई बहन की पार्टी बन गई है, ये सबसे बड़ी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से गिफ्ट मिल गई है उनको कि भाई इन दो ही लोग हैं, बस इन्हीं को संभालना है, और इनको संभालने के लिए बीजेपी के लोग पूरे 5 साल लगे रहते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे जो लगता है कि कांग्रेस को एडवांटेज मिल जो सकता था, वो चूंकि पार्टी पूरी इन 2 भाई बहन के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर आज मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने 10,000 कार्यकर्ता, डेडिकेटेड कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाने चले तो शायद वो भी उनको बड़ी मुश्किल होगी बनाने में। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता असम में कोई बहुत बड़ा कांग्रेस, कोई बहुत बड़ा, अपनी वजह से, बीजेपी की वजह से नहीं, अपनी वजह से कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ काम करने जा रही है। विनोद सर, क्योंकि कांग्रेस की इतनी चर्चा हो गई, वैसे तो 4 मई को परिणाम आएगा, लेकिन ये जो भी राज्य हमें दिखाई पड़े, जैसे केरल में मुस्लिम वोटर हैं तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है, फिर भी वो उनके साथ हैं। लेकिन असम में इतने पहले से प्रियंका गांधी को लगा दिया गया, टिकट वितरण वो करेंगी, और लास्ट तक के जितने बड़े नेता थे सब जो है उधर चले गए। स्ट्रैटेजिक चूक इतने दिनों से लगातार हो रही है, और उसके बावजूद भी सिर्फ नाम 2 चर्चा की हो रही है। आप असम में इतने सारे मुद्दे थे, असम में इस बार जो है चाय बगान का मुद्दा इतना बड़ा था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी गए, वो सारी बातें नहीं थी, सिर्फ ट्रंप, नरेंद्र, सरेंडर और यही सारे मुद्दे उठाते रहे, और चुनाव से पहले सारे लोग उधर जाते हुए दिखाई पड़े। कैसे चुनाव में वो वाकई रिटर्न फाइल ही है क्या कांग्रेस की तरफ? पहले तो मैं ये जो बम्पर वोटिंग का जो मिथ है ना, इसको पे बोलूँगा। दरअसल 83% पिछली बार पड़ा था, 82 समथिंग, इस बार 85 के आसपास पड़ा है असम में। तो परसेंटेज बढ़ा है, नंबर ऑफ वोट्स बढ़े हैं क्या भाई? अगर एसआर वहाँ भी हुआ है, सबरी डिवीज़न, अगर मान लीजिए पहले 100 वोट थे एक बूथ पे, इस बार 80 वोट हैं, तो 80 में अगर 70 पड़ गए तो परसेंटेज बढ़ गया, और 100 में 80 पड़े तो परसेंटेज 80 रहा। तो ये भी देखना पड़ेगा हर राज्य का एसआईआर के बाद कि परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये नहीं कि वोट ज़्यादा पड़ गया हो, और ये सब जगह होगा। इसलिए हमको नंबर ऑफ वोट्स का भी देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर पिछले चुनाव में नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े थे और इस बार नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं। परसेंटेज से हमको भ्रमित नहीं होना चाहिए बम्पर वोटिंग का। एक दूसरा ये है कि जैसे पूर्णिमा जी ने कहा कि महिलाओं का, तो महिलाएं तो पिछले मतलब 20-25 साल में जितने चुनाव हुए हैं, कोई भी राज्य आप देखो, महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट डाल रही हैं, और उसके पीछे कई कारण हैं। उनके लिए तमाम योजनाएं लागू की गई हैं, उनकी चर्चा जो सार्वजनिक राजनीतिक विमर्श में महिलाओं की चर्चा होती है। अब तो खैर आरक्षण का बिल भी आ रहा है, तो वो भी एक जागरूकता है, शिक्षा की जागरूकता, बहुत सारी चीज़ें हैं। और
निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि महिलाओं में अच्छी रही तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने उसको गिरफ्त किया है। तो ये है। असम में जो बात है, दरअसल असल में हम लोग बहुत सतही तौर पर यहाँ से देख रहे हैं चुनाव। कांग्रेस के कुछ नेता छोड़ के गए और इन चुनाव के वक्त गए बड़े नेता गए। एक तो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ही थे जो चले गए, एक करंट प्रेजेंट सर्वी मतलब एमपी गए बरदलोई जो है, तो 2 बड़े नेता गए और बाकी 1-2 तो उम्मीदवारों ने आखिर में जो है वो ले लिया। ये तो निश्चित रूप से बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए वहाँ पर, और इससे परसेप्शन का भी असर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम ही गिव अप कर दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के अलाइंसेज आप देखिए, अखिल गोगोई से उनका अलाइंस है, वो एजेपी पार्टी उससे अलाइंस है। उन्होंने छोटे छोटे जो अलाइंसेस किए हैं तमाम सारे आंचलिक उसमें, वो और एक एनडीए से एक घटक निकल करके भी कांग्रेस में गया है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, एनपीपी कुछ करके इस तरह है, और बीपीपी एनडीए के साथ है। तो अलाइंसेस की पॉलिटिक्स भी आसाम में बहुत महत्वपूर्ण है। 2016 में और 2020-21 में हेमंत विश्व शर्मा ने जो अलाइंसेस बनवाए थे बीजेपी के, उसका फ़ायदा बीजेपी को बहुत मिला था। इस बार कांग्रेस ने भी अपने अलाइंस किए हैं। और ये सही है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल मुद्दे भी उठाए, लेकिन उन्होंने स्थानीय मुद्दे भी उठाए हैं। मैंने बहुत यूट्यूब पे उनके भाषण पूरे सुने और उन्होंने बाकायदा चाय बागानों का मुद्दा भी उठाया। चूँकि हम जब नेशनल मीडिया में उनकी एक बाइट की चर्चा होती है कि ट्रंप सरेंडर बोल दिया, हम जो है, या उन्होंने क्या कहते हैं कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठा दिया। जब आप पूरा उनका अगर भाषण सुनो या उनकी वो मैनिफेस्टो देखो या उनके नारे देखो, तो उसमें लोकल मुद्दे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। ये कहना जो है, मतलब मुझे लगता है कि शायद हम यहाँ से देख रहे हैं, हम आज जो नेशनल मीडिया में आ जाता है उसी को मान लेते हैं कि चूँकि उसमें एक बाइट आएगी, जो बाइट ज़्यादा न्यूज़ी लगेगी वो बाइट आ जाती है। तो वो एक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि गौरव गोगोई को हम क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं। तरुण गोगोई की लेगेसी उनके पास है। उनकी छवि एक सोबर, अच्छा बोलने वाले, पढ़े लिखे चीफ मिनिस्टर की है। अगर मुख्यमंत्रियों की तुलना करो तो हेमंता विश्व शर्मा की छवि एक चालाक, एक क्या कहते हैं तेज और एक आक्रामक नेता की है, और लगातार विवादों में घिरे रहने वाले नेता की है। गौरव गोगोई की छवि एक सोबर नेता की है। तरुण गोगोई को लेके कभी कोई एंटी इनकम्बेंसी रही ही नहीं है पूरे असम में। गौरव गोगोई को लेकर भी व्यक्तिगत कुछ नहीं, उनकी पत्नी का मामला जो है हेमंत विश्व शर्मा ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो पाकिस्तानी कनेक्शन दे करके, और उसके जवाब में कांग्रेस ने भी उनकी पत्नी के पासपोर्ट वगैरह का विवाद खड़ा किया। वो एक हुआ, उससे हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह वो रिएक्ट किया उन्होंने, तो उससे भी पता लगता है कि जैसे मरमाहत होकर रिएक्शन जो होता है उस तरह का है। तो कई फैक्टर्स हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार बनने की बड़ी संभावना नजर है, मैं तो गया नहीं हूँ असम, बीजेपी का अपर हैंड है वहाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस एकदम ही पिट गई है। कई इलाकों से, अपर आसाम में आपका जो बारपेटा वाला इलाका है, ये जो कोकराझार वाला इलाका, जो मुस्लिम बहुल इलाका, यहाँ पर इन सब इलाकों में कांग्रेस अच्छी टक्कर दे रही है। बदरुद्दीन अजमल को अलायंस में शामिल न करके कांग्रेस ने जो पोलराइजेशन का जो एक पॉलिटिक्स बीजेपी खासकर हेमंता खेलना चाहते थे, उसको कंट्रोल, उसको डाइल्यूट किया, जो पिछले चुनाव में हो गया था। तो फिर सारे नेता क्यों भाग जा रहे हैं? पिछले भाई नेताओं के अपने कारण होते हैं भागने के, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कारण होते हैं। सारे कहाँ भागे हैं? 2 नेता भागे हैं। अब तीसरा नाम बता दीजिए कौन भागा है? पिछले कई समय से तो वो है नहीं, अभी जो चुनाव के टाइम में आप समझिए कि 75-76 सीटों में से 28 तो जो बाहर के आए हुए हैं उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया। आप असम में कांग्रेस सरकार बनवा दीजिए, बीजेपी के नेता भाग जाएंगे। वो तो कारण अलग होते हैं भागने के। मध्य प्रदेश में कितने बीजेपी के नेता छोड़ के गए थे, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बन गई। याद करिए, मध्य प्रदेश में लाइन लगी हुई थी, अभी जयदीप जी बताएंगे, उसमें बीजेपी, यहाँ तक कैलाश जोशी के बेटे भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। तो नेताओं के अपने अपने कारण होते हैं जाने के। किसी को टिकट मिला, किसी को नहीं मिल रहा, किसी के व्यक्ति को टिकट वो दिलवाना चाहते हैं, 5 टिकट अपने, वहाँ 2 ही मिल रहे हैं। ये सब कारण होते हैं। और बीजेपी तो मजबूत स्थिति में है ही, मैं कहाँ कह रहा हूँ मजबूत नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा एक अच्छे रणनीतिकार हैं, निश्चित रूप से, वो सब तो है ही चैलेंज। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतना अंडर एस्टिमेट करके कांग्रेस को भी नहीं देखना चाहिए। पिछले चुनाव में मात्र जो वोट परसेंटेज था, बहुत कम दोनों के बीच में फर्क था अगर आप देखें तो। ऐसे में चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से खबरें उस तरह से नहीं। कल मेरी बात हो रही थी अपने संवाददाता अर्जुन निराला से। अर्जुन वहाँ गए, अर्जुन से मैंने पूछा क्या स्थिति। अर्जुन ने कहा सर, कांग्रेस का जो है अगर थोड़ा और पहले से तैयारी करती तो शायद सरकार बना लेती। ये अर्जुन का कहना था। तो इसका मतलब कांग्रेस चुनाव अच्छा लड़ी है। सरकार बने या ना बने ये अलग बात है। तो एकदम से बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चुनाव टोटली बाइपोलर है
बीजेपी अलायंस और कांग्रेस अलायंस के बीच में है, और बदरुद्दीन अजमल का जो एक बड़ा फैक्टर होता था वो लोकसभा चुनाव के बाद बहुत डाइल्यूट हो गया। वो खुद 10 लाख वोट से हार गए थे रकीबुल हसन से, तो दुगरी से। तो ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए चुनाव असम का दिलचस्प होगा, लेकिन इसके बावजूद एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। सर, 3 राज्यों के चुनाव, ये वोटिंग परसेंटेज जो है, क्या यही गेम चेंजर होंगे? हमने चुनाव से पहले वो सारी चीज़ें देखी कि वो बीजेपी दिखे तो सांप को छोड़ दो, बीजेपी को मसल दो, और ये सारी बातें भी, और पेड़ा बना देंगे, ये कर देंगे, इतनी सारी बातें आई। ये सारी बातें क्या वोटर्स पर उतना इम्पैक्ट डाल पाएंगी? वोटर बहुत अलग तरीके से सोचता और वोट करता है, और वोटिंग परसेंटेज एक डेटा होता है, एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी जो बात हो रही थी असम की, उसी लिए मैंने अपने चुनाव डेस्क से डेटा मांगा, तो उसमें देखिए असम का बड़ा दिलचस्प मामला। पिछले चुनाव में कांग्रेस के गठबंधन को 40.8% वोट मिले थे, भाजपा गठबंधन को 42.9, लेकिन सीटों का अंतर 25 का था। तो कई बार क्या होता है, वोटों का जो परसेंटेज होता है वो सीटों के अंतर को बहुत अच्छे से परिभाषित नहीं कर पाता। तो इसलिए वोट परसेंटेज इसलिए भी बढ़ेगा कि पहले 100 लोग वोट डालते थे और अब 90 लोग वोट डाल रहे हैं, तो ओवरऑल वोट परसेंटेज बढ़ेगा। अगर उतने ही 70 लोग फिर भी वोट करेंगे, पिछली बार अगर उसी 100 में से 70 लोगों ने वोट किया था तो वो 70% रह गया था। तो वोट परसेंटेज तो सभी राज्यों में बढ़ेगा। देखना ये है कि मुद्दे क्या हैं, और बहुत अच्छे से अवधेश जी और अनुराग जी ने भी कवर किया कि पहले एक समय ये था कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है, इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हम अपने सारे राज्यों का बहुत अच्छे से चुनावी अध्ययन करें तो वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज डिफाइन नहीं करता, उसका नेचर होता है। जैसे राजस्थान में कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, पलटा लगता ही लगता है, पंजाब में पलटा लगता ही लगता है। लेकिन 30-30 साल वाम दलों की सरकार बंगाल में रही है, और अभी 80% से ऊपर की वोटिंग लगातार होती है हर चुनाव में बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी हारती नहीं है। लगातार 80 से 82%, 83% तक वोटिंग जाती है बंगाल में, लेकिन वो हारती नहीं है। लेकिन वहीं केरल में पलटा लगता रहा लगातार, लेकिन एलडीएफ ने पहली बार ऐसा किया कि 2 बार लगातार सरकार बना ली। तो ये जो पैटर्न है, इसको आप केवल स्टडी कर सकते हैं। कभी कभी कोई लहर होती, जब 400 से ऊपर की सीटें आई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की, तो फिर उसको तो आप किसी डेटा से डिफाइन कर ही नहीं सकते ना, उसमें डेटा का काम नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारे चुनाव महत्वपूर्ण। देखिए असम में हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि भाजपा का पार्टी, लेकिन उसमें कांग्रेस की खामियां हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस, और अर्जुन से मेरी भी लगातार बात हुई, हमारे अमर उजाला पर उनकी रिपोर्ट्स भी हैं। कांग्रेस कई बार क्या होता है कि या तो हार मान लेती है या उसमें जीत का जज्बा खत्म हो गया है। और जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं ना, कुछ मैच फिनिशर्स होते हैं, कांग्रेस के पास मैच फिनिशर्स नहीं है। हरियाणा कितना बड़ा उदाहरण है, जीती हुई थाली उन्होंने हार के परोस दी वापस भाजपा को। और भाजपा यह है कि नीचे से भी ऊपर कमबैक करती है, और अगर शुरू से एज है तो उसको मेंटेन करना भी जानती है। कि अगर असम में उनकी एज है तो उन्होंने लगातार, हेमंत विश्व शर्मा आक्रामक रहे, अपनी छवि के मुताबिक उन्होंने बिल्कुल मुंहफट बोल भी बोले। एक बड़े मंच पर वो सीधे कह देते हैं कि कांग्रेस के तो 28 लोगों के टिकट भी मैं ही तय करूंगा, आप कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक तो कांग्रेस की जो सेल्फ गोल वाली आदत है, पवन खेड़ा वाला मामला उल्टा पड़ गया, उसमें अभी कानूनी तौर पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो ये अब ये भी बातें सामने आ रही कि वो हवा में तो काफी समय से तैर रहा था, जानबूझ के प्लांट किया गया, और उनको अब वो, लेकिन हुआ तो ये ना कि जैसे ही साबित हुआ कि भाई वो नकली है, एक से जगह से आ गया, 2 जगह से और आना बाकी है, लेकिन उसमें हुआ ये कि वो तो फिर हेमंत विश्व शर्मा के फेवर में चला गया ना, एंड टाइम पे आना। तो ये जो चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, मौत का सौदागर, इनके पासपोर्ट, तो कई बार क्या होता है कि सही समय पर सही मुद्दा नहीं उठाने से भी कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल कर बैठती है और जीता हुआ मैच भी हार जाती है। कांग्रेस को मैच फिनिशर्स भी चाहिए और जीत का जज्बा भी चाहिए। अब जो 23 और 29 वाली वोटिंग बची है, 9 वाली तो हो गई, तो अब उसमें महत्वपूर्ण मामला तो बंगाल का ही बनता है। और बंगाल में अब हमको देखना है कि जो एसआईआर में 90 लाख से ज़्यादा लोग हट गए हैं, उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है। क्योंकि जो 90 लाख वोट हटे हैं उसमें अगर हम एवरेज डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो लगभग 30 से 33 हज़ार वोट होते हैं। तो अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उसमें लगभग 115 सीटें ऐसी थी जिनमें 100 से लेकर 15,000 वोटों का अंतर था और 30,000 वोट कम हुए हैं, तो ये इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, विधानसभा चुनाव में भी लगभग 101 सीटें ऐसी थी जिसमें 15,000 वोटों का ही अंतर था, तो ये चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है। बंगाल में जो लोग अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी अगर बात माने और वहाँ से जो फीडबैक है उसकी बात माने तो एसआईआर जो है वो कुछ कुछ जगहों पर भाजपा के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। वो इसलिए कि ऊपरी तौर पर तो तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध जताया, लेकिन वो चूंकि राजनीति की शातिर खिलाड़ी और उनके पास कैडर और संगठन है, नीचे उनके लोगों ने इंश्योर किया कि अपने लोगों के नाम नहीं कटे और भाजपा के जहां संभव वहां कट जाए। अगर ये जमीनी फीडबैक सही है तो उसी एसआईआर को कैसे उन्होंने अपने पक्ष में यूज कर लिया, इसका उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है। अभी लंबा वक्त है, 4 मई को ही पता चलेगा क्या हुआ, वोटिंग बाकी है। लेकिन मैं किसी से जो बंगाल में अभी आए हैं प्रचार को देखकर करीब से, उनसे कल ही बात कर रहा था और उसमें उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया और मुझे लगा ये फीडबैक महत्वपूर्ण है
कि ऊपरी तौर पर उन्होंने कोर्ट भी चली गई, दिखावा भी किया SIR। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जब चुनाव आयोग ने वहाँ ये तय किया कि लोगों को निकलने ही नहीं दिया जाता घर से और वोट नहीं देने दिया जाता, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि हम कोई अगर 1600 वोट भी हैं एक मल्टी में तो उसी मल्टी के नीचे बूथ बना देंगे। उसकी परमिशन उन्होंने दे दी थी, लेकिन उसमें एक छोटा सा अड़ंगा ये लगा दिया था ममता बनर्जी की सरकार ने कि आप RWA की परमिशन ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 200 वोटर हो तो भी लगा दीजिए। RWA की क्या हिम्मत है कि वो परमिशन दे देगा। ये दो बड़ी ऐसी चीजें हैं जो ग्राउंड से अगर पता लगी हैं, और इसका क्योंकि बूथ लेवल पे ही चुनाव जीते और हारे जाते हैं, और बूथ मैनेजमेंट के लिए जो लोग ममता बनर्जी के पास हैं वो बहुत स्ट्रांग है। भाजपा ने भी पूरी मेहनत की है, पूरी फील्डिंग लगाई है, रणनीति लगाई है, बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री सांसद वहीं पर बैठे हुए हैं और हर एक को एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जिम्मेदारी दी गई है। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जिस तरह से 5 लोगों की टीम भाजपा ने बनाई है, वो रणनीति जिसकी पिछली 2 बार से हम बात कर रहे हैं कि सतह पर दिखाई नहीं दे रही, उसकी भी कल मैंने इनपुट लिए जो लोग आए थे। तो 5 लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, जिसमें एक सांसद और उसके साथ संघ के लोग और जमीनी कार्यकर्ता वहां के, जो पिछले 2 चुनावों का अनुभव रखते हैं। अगर ये वाला छोटा जो गुट बना है इसकी रणनीति काम करती है तो असर देखने को। हम अभी केवल रणनीति का अध्ययन कर सकते हैं, नतीजे तो बाद में ही पता लगेंगे। 3 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि 3 राज्यों पर पहले दौर में चर्चा करेंगे और दूसरे दौर में जब मेहमानों के पास जाएंगे, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के पास, तो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन पर बात होगी। पूर्णिमा मैम, पश्चिम बंगाल पिछले कुछ समय से, जब से चुनाव की घोषणा हुई 5 राज्यों में, उसमें जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में राज्य रहा वो पश्चिम बंगाल रहा। प्रधानमंत्री मोदी की 6 गारंटी, बीजेपी का घोषणा पत्र वर्सेस ममता बनर्जी और TMC, कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसकी वजह चूंकि वेस्ट बंगाल पे बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ था, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड भी हुआ। हम लोगों ने भी सबसे ज़्यादा चर्चा अगर की तो वेस्ट बंगाल की, क्योंकि इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पे वहाँ से ममता को उखाड़ना चाहती है। वो अपने लक्ष्य के थोड़ी पास पिछले चुनाव में ही पहुंची थी, लेकिन हटा नहीं पाई थी ममता को। इस बार उन्होंने साम दाम दंड भेद जो करना है वो किया है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अमला जो ममता बनर्जी का था, टॉप लेवल से लेके बल्क में ऑफिसर्स को बदल दिए। इतने ज़्यादा ऑफिसर्स हमने कहीं पे भी किसी भी राज्य में दूसरी जगह नहीं देखे बदले जाते। 1-2 इक्का दुक्का 5-7 इस तरह के बदले गए असम में, केरला वगैरह में। बंगाल में करीब 100 के ऊपर ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया और चुनाव आयोग अपने बिल्कुल हाथ में उसने कंट्रोल लिया हुआ है। ममता बनर्जी ने तो हाथ खड़े कर ही दिए। उन्होंने तो कहा है कि भाई अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी अगर बीजेपी बना रही है मुद्दा, तो ममता तो कह रही है कि मेरे हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, अब तो चुनाव आयोग यहाँ सरकार चला रहा है, चुनाव आयोग सरकार चला रहा है। तो ममता बनर्जी का एक तो हमें जरूर उसकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल हेड ऑन कन्फ्रंट किया हुआ है। वो कांग्रेस की जो, हालांकि वो कांग्रेस से ओरिजिनली आती हैं, लेकिन वो कांग्रेस वाला कल्चर उनके अंदर में नहीं है कि 1 कदम आगे 2 कदम पीछे वो चलते दिखाई दें। चाहे बीजेपी कितनी भी आक्रामक हुई, ममता हमेशा उससे 2 कदम आगे दुगना आक्रामक रूप में दिखाई पड़ी हैं। चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे वो लोगों से जाके कनेक्ट करने के स्तर पे हो, या तो फिर लोगों के बीच में आ जाए, बिल्कुल, या लोगों के बीच में आ जाने वाला उनका स्टाइल हो। तो ममता बिल्कुल लगी हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी भी, उनको कोई शक नहीं है कि पूरी जोर आजमाइश कर रही है हटाने के लिए। एक चीज़ जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ममता के फेवर में जाएगी। नहीं, उसके पहले मैं SIR की बात कर लूँ। 91 लाख वोट कटे हैं, मतलब अनप्रेसिडेंटेड संख्या है ये। हर जगह हमने देखा है कि कटे हैं, हर स्टेट में जहाँ पे भी SIR हुई है, बट वेस्ट बंगाल में इतने ज़्यादा कट गए हैं वोट। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसको नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि शुरुआती दौर में ममता ने इनके वोट कटवा दिए, अपने जो विरोधी पक्ष के वोट, बीजेपी के जो समर्थक थे उनके वोट कट गए हैं। बाद में जब बीजेपी को ये रियलाइज़ हुआ है तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और फिर ममता के जो सपोर्टर्स उनको लगे होंगे कि हैं, उनके वोट कटे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट कटे हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। एक चीज़ जो ममता को कमज़ोर कर रही थी, वो हमने पिछले डिस्कशन में भी उसकी चर्चा की थी, कि वो हुमायूं कबीर और AIMIM का साथ में आ जाना। लेकिन अब रिसेंट जो कल परसों की जो डेवलपमेंट है, एक कोई वीडियो आया है जिसमें हुमायूं कबीर बीजेपी से पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं, और पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी से ले रहे हैं, ये अभी तय नहीं। वो कहना यही है कि वो बीजेपी से, ममता से तो लेंगे नहीं, और उसकी वजह से AIMIM ने उनसे अपना गठबंधन तोड़ दिया है। तो अगर ममता के वोटों में कहीं कोई सेंध लगती दिख रही थी
तो वो चीज़ अब हट गई है, अलग हो गई है। तो ममता का जो अपना वोट बैंक है वो उनके फेवर में दिख रहा है कि खड़ा है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब उसका फायदा कितना पहुंचता है, किसको कितना मिलता है और बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है, क्योंकि जो गारंटीज की आपने बात की और हम तो देख रहे हैं कि अमित शाह बिल्कुल वहां पर झंडा गाड़ के बैठ ही गए हैं, वहां से तो हट नहीं रहे हैं। और जो उनका संकल्प पत्र भी आया है, जो घोषणा पत्र लेके आए हैं, उसमें हर तरह से वोटर्स को रिझाने की कोशिश है। ममता ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बंगाल का चुनाव। अवधेश सर, एसआईआर का मुद्दा जो कि ममता ने राहुल से छीना, ये मैं कहूंगी राहुल से छीना, उन्होंने जमकर उठाया, काला कोट पहनी, दिल्ली में आ गई, सरकार को घेरती रही। अब बंगाल में चुनाव नजदीक है, क्या वो मुद्दा वाकई में बीजेपी को उतना प्लस दे पाएगा जितने की तैयारी बहुत समय से चल रही थी? 90 लाख वोटर बहुत होते हैं। देखिए, एसआईआर के बारे में वहाँ आऊँगा, पहले एक फैक्ट मैं देश के सामने रखता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में नाम गुजरात में कटे हैं, जिन लोगों ने देखा है 13.39% गुजरात में कटा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 13.23%, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है 11.77%, बंगाल का स्थान चौथे नंबर पर है 11.63% और तमिलनाडु 11.55%, दोनों बराबर पर है। तो इसीलिए बंगाल को लेके तो शोर है। ये तो सब बीजेपी शासित राज्य है जहां इतने नाम कट गए हैं भयानक रूप से। तो इसीलिए एसआईआर को लेके हमारे देश में जो गलतफहमी पैदा की, अगर पूरे देश का 5,63,00,000 के आसपास टोटल नाम कटे हैं, अगर उसको मिला करके देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि सच्चाई क्या है। अब दूसरी बात पर देखिए, पश्चिम बंगाल का इस बार का जो चुनाव है, जैसे चुनाव 2006 में भी था, 2011 में था, तो 2011 के आसपास का माहौल है। वामपंथियों का जो शासन था वो उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं उसके बाद हमारा आकलन नहीं चलता है। लोगों के मन बनाने की बात है। 15 साल ममता बनर्जी रह चुकी है। बंगाल में गया हूं, आप बंगाल में जाएंगे तो जब समूह में बात करेंगे तो लोग डर से बात नहीं करते हैं। अकेले में बात करेंगे तो सच्चाई आ जाती है सामने कि भैया अगर ममता बनर्जी रह गई, आम हिंदुओं की आवाज़ है कि अगर ममता बनर्जी रह गई तो हमारे अस्तित्व पर संकट हो जाएगा। बहुत सारे टीवी चैनल के जो संवाददाता हैं वो भी धीरे धीरे, जो नहीं माने जाते थे, बोल रहे हैं कि अब यहाँ मुस्लिम बहुल राज्य हो गया है। अब हो नहीं हो, लेकिन वो स्थिति बन गई है और इसका एक भयानक डर वहाँ पैदा हुआ है इस स्थिति को लेकर। तो लोगों ने मन बनाया हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जगा दिया कि हम सत्ता में आ रहे हैं, उनका भय दूर हो गया। क्योंकि कई जगह मुझे कहा कि भाई सेंट्रल फोर्सेस आएगी तो सेंट्रल फोर्सेस तो फिर चली जाएगी, फिर वही हालत हो जाएगी। मालदा और मुर्शिदाबाद में पिछली बार लोकसभा चुनाव में टीएमसी को सफलता नहीं मिली। ज़्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे बड़े कांग्रेस, बीजेपी ये सब आगे हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ कि हिंदुओं के गाँव जला दिए गए, उन लोगों को दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी और जब तालाब में जहर डाल दिए गए। क्या स्थिति हुई। और ममता बनर्जी वहाँ जाने की बजाय कोलकाता में जो है इमामों और उनकी मीटिंग कर रही थी कि आरएसएस ने करा दिया है। तो इसलिए वो एक भय वहाँ अभी भी है। और ममता बनर्जी की पार्टी ने जानबूझ के वो स्थिति क्रिएट किया कि भैया जो एसआईआर करने न्यायिक अधिकारी आ रहे उनको भी उठा लिया, उनको भी डिस्टर्ब किया और सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा। तो वो एक वहाँ स्थिति है। लेकिन ऐसा है कि हम इसको 2021 से तुलना नहीं कर सकते हैं। 2021 में भी बीजेपी लड़ाई तो दी ही, 77 सीटें वो लाई है, उस स्थिति में वो कम नहीं था। तो 2031 में 77 ला सकती है, तो 2026 में उससे कम हो जाएगा, इसके हम गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ का माहौल तो बदला हुआ है। एक लोगों के अंदर लग रहा है कि हम सिविलाइजेशनल वार लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अगर हमारे अस्तित्व का प्रश्न है, अगर ममता बनर्जी रह गई, ममता बनर्जी की समस्या यह है कि अगर सरकार चली गई तो हमारा पॉलिटिक्स खत्म हो गया। इसलिए उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया। अब देखिए जो एसआईआर का प्रभाव है वहाँ, और मैं एसआईआर के प्रभाव पर कुछ नाम मैंने 90,83,345 जैसा कहा जा रहा है वो है। लेकिन ये क्या है कि दोनों तरफ से ये समस्या पैदा हुई है जैसा उन्होंने कहा रहा था। लेकिन अब जैसे दक्षिण 24 परगना है, सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद मालदा में नाम कटा है। दक्षिण 24 का परगना दूसरे नंबर पर है, मालदा है, हुगली है, उत्तर दिनाजपुर है। तो ये सारे क्षेत्र जो है ये ममता बनर्जी का गढ़ रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा नाम कटे हैं। उसके परसेंटेज भी यहाँ दिया हुआ है।
और जो बीजेपी के मतुआ समुदाय वाला एरिया जो है खासकर, हाँ, तो जो उस एरिया में भी जैसे नदिया जिला, उसमें भी नाम कटे हैं और बहुत बड़ी संख्या में कटा है। बल्कि 45-50% नाम अगर कट गया है तो वो बीजेपी का कंप्लीट वोट है। लेकिन दूसरे एरिया में जहां भारतीय जनता पार्टी के जहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को आपको वोट मिलता है, उन क्षेत्रों में उतने नाम कटे, खासकर आदिवासियों और उसका जो एरिया है नहीं कटे हैं। कुछ ऐसे हैं कोलकाता में जैसे नाम कटे हैं, भवानीपुर में इनके ही क्षेत्र में 38-39 हजार नाम कट गए तो वो सारे जो इनका क्षेत्र ममता बनर्जी का है। तो इसीलिए जो दिखाई दे रहा है अभी, उसके अनुसार ममता बनर्जी के क्षेत्र में नाम ज्यादा कटे हैं, बीजेपी के क्षेत्र में कटे हैं, लेकिन वो अभी के हिसाब से। लेकिन पहले भी वोटिंग आप ट्रेंड देखेंगे, अब जैसे 48% ममता बनर्जी को कुल वोट है, 24% उसमें से मुस्लिम वोट है। भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में जितने लोग वोट डालते हैं उसमें से 60% हिंदू भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अगर 5 से 6% हिंदुओं ने उधर से छोड़ के ममता बनर्जी इधर वोट डाल दिया तो सत्ता पलट जाएगा केवल हिंदू के वोट से, मुसलमान वोट न भी बटे तो। ठीक है, उसकी संभावना है इस बार। देखिए, ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने का जो तरीका था वो इस बार नहीं हो रहा है। सबसे पहले वो बंगाली वर्सेस नॉन बंगाली का हमेशा जो है इस बार वो नहीं कर पाई है। दूसरा जो वो करती थी अपने को पीड़ित बताना, वो भी इस बार अभी तक नहीं हो पाया है कि हम कैसे पीड़ित है। ये दो बहुत उनके होते थे। तीसरा उनका होता था कि भाई बीजेपी गुंडों मवालियों की पार्टी है, ये तो है, ये भी भाषा इस बार उनकी दबी हुई है। और उन्होंने स्वयं जो कुछ किया है, जैसे दुर्गा आंगन की मंदिर बना के शिलान्यास करना, महाकाल का मंदिर बनाना, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वक्फ कानून चुपचाप लागू कर दिया। वक्फ कानून लागू कर दिया कि अगर नहीं करेंगे तो बाकी हिंदू वोट जो कट रहा है वो हमारा कट सकता है, बीजेपी बड़ा मुद्दा बना देगी, वो हो गया है। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए उनका है चुनाव के बजट में 5700 करोड़ रुपया अलग से अल्पसंख्यकों के लिए दे दिया है। सब उन्होंने कोशिश किया है। मुस्लिम वोट उनका मोटा मोटी इंटैक्ट है, साथ है वो मोटा मोटी, चुनौती है। हाँ, मुस्लिम वोट उनका मोटा मोटी इंटैक्ट है। थोड़ा मुर्शिदाबाद मालदा में तो पहले भी उनके फेवर में नहीं था, वो बहुत ज्यादा रिजल्ट इस बार भी नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में बदलाव के संपूर्ण संकेत है, उसके आधार है। बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो बहुत बैलेंस घोषणा पत्र है। उसमें कॉमन सिविल कोड ऐसा है जिसका खोल के विरोध करे ममता बनर्जी। गो हत्या बंदी है तो आप खुल के विरोध करिए, उसमें वो खुल के तो विरोध नहीं कर रही है ना, मतलब वो दोनों के बीच लेने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए थोड़ा भी रक्षात्मक ममता बनर्जी का होना कि उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, दिखाई पड़ रही हैं। अनुराग सर, बंगाल में और तमिलनाडु में वोटिंग होना बाकी है। जिस तरीके से इन 3 राज्यों के वोटिंग परसेंटेज, वोटिंग पैटर्न या मुद्दे दिखाई पड़े, क्या बंगाल और तमिलनाडु को भी आप वैसे ही देख रहे हैं? देखिए, बंगाल में भी इस बार जो चुनाव है, पिछली बार भी बड़ा वो पावर पैक्ड चुनाव था। इस बार भी बहुत ज़्यादा बीजेपी ने, ममता ने, बनर्जी ने, सबने बड़ी एनर्जी लगाई हुई है, बहुत ज़्यादा पूरा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये दोनों पार्टियों ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। बीजेपी ने भी और ममता बनर्जी ने, दोनों ने अपनी जो है पूरी सब कुछ उनका स्टेक पे है। अगर हम बीजेपी के दृष्टिकोण से बात करें तो पूरी भारतीय राजनीति में देखिए, अब कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बीजेपी के लिए नहीं रह गए हैं। जो 4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए जो क्षेत्रीय छत्रप थे उसमें उद्धव ठाकरे हो गए, जिनको किनारे कर दिया गया। नवीन पटनायक थे, वो उनके साथ और भी बहुत सारे उनके अपने भी एज फैक्टर्स थे, और बाकी बीजेपी ने वहाँ पर बहुत मेहनत करी, उनको हटा दिया। और अखिलेश, नीतीश कुमार जी को दूसरी तरह से कर दिया गया। अभी जो बचे हैं वो अखिलेश यादव जी बचे हैं, और अखिलेश यादव जी शायद इनके लिए इतनी वहाँ पे इज्जत का सवाल नहीं आया है। इज्जत का सवाल जो मूंछों पे आया है वो सिर्फ ममता बनर्जी के साथ आया है। अच्छा, अब ममता बनर्जी भी ये चीज़ समझ रही हैं कि जो वेस्ट बंगाल का चुनाव का जो पैटर्न है, वहाँ जो आता है, तो जो वेस्ट बंगाल का पैटर्न है, जो एक बार आता है वो जाता नहीं आसानी से। लेफ्ट रहा, लंबे समय रहा, कांग्रेस रही, लंबे समय रही, टीएमसी आई, ममता बनर्जी आई, लंबे समय से हैं। अगर ये एक बार गई तो इनको ये पता है कि इनकी राजनीति खत्म है, फिर इनकी राजनीति का दी एंड है। इसलिए इन्होंने, और ममता बनर्जी बंगाल के अलावा कहीं है ही नहीं, तो अगर वो आम आदमी पार्टी दिल्ली से गई तो चलो पंजाब में जाके बैठ गए सारे नेता लोग। यहाँ तो मुसीबत ये है कि अगर वहाँ से गई तो कहीं की नहीं रह जाएंगी।
और इस बार बीजेपी ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने एकदम से जो ममता बनर्जी का जो किला था उसमें सेंध करी है। महिलाओं, बेरोजगारों, युवाओं, उसके अलावा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, उसका 7th पे कमीशन आ गया, उसके बाद वंदे मातरम पे भी जो है उन्होंने छेड़ दिया। तो ये जो बीजेपी ने बहुत ही स्मार्टली अपने वोटर को, जो वोटर थोड़ा सा कंफ्यूज है, अभी जो अवधेश जी कह रहे हैं कि उनका टारगेट वो हिंदू वोट है जो एक बंगाली अस्मिता के लिए ममता बनर्जी के पास जाता था, हाँ, हमेशा से रहता था, उसको किसी तरह से अपनी तरफ लाना है। तो वो घोषणा पत्र में उन्होंने करने की कोशिश करी है। और इस बार का चुनाव ममता बनर्जी के लिए इतना आसान नहीं है, जिस तरह से चुनाव दर चुनाव बीजेपी का वोटिंग परसेंट, एनडीए का वोटिंग परसेंट वहां बढ़ता जा रहा है। राकेश सर, इस हफ्ते एक और डेवलपमेंट हमने देखा, कहा जा रहा था कि हुमायूं कबीर ओवैसी साथ होंगे तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा। हमारे अमर उजाला से बातचीत में भी ओवैसी ने इस बात को कहा कि मुझे कोई बी टीम कहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना ज़मीन पे काम करूंगा, मैं सपोर्ट में रहूंगा हुमायूं कबीर की। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते तक दोनों की राहें अलग दिख रही हैं। ये जो एक डेवलपमेंट बंगाल में दिखा है, ये इस बार चुनाव पर कितना असर डालेगा? बिल्कुल असर नहीं डालेगा। कारण ये है कि हुमायूं कबीर कभी मुसलमानों के नेता थे ही नहीं। बाबरी मस्जिद के नाम पे उन्होंने भीड़ जोड़ा और वो भीड़ से एक और ऐसे औरा बना कि हुमायूं कबीर मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हो गए। और उसी झांसे में आके ओवैसी जी उनके साथ गठबंधन कर बैठे। वास्तविकता ये है कि जो भी 85 सीटें मुस्लिम प्रभावी बंगाल की हैं, उसमें 3 चुनाव में 75 सीटें ममता बनर्जी जीतती रहीं। मुस्लिम वोट न लेफ्ट के साथ गया न कांग्रेस के साथ गया। हाँ, ये ज़रूर है कि 2 राज्यों के चुनाव से ये ज़रूर लगा कि भाई ओवैसी जी एक प्रभावी नेता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं महाराष्ट्र और बिहार से। लेकिन बंगाल की तासीर अलग है। बंगाल की तासीर इसलिए अलग है कि वहाँ का मुसलमान ममता बनर्जी को छोड़ के इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि उसके मन में ये डर पैदा कर दिया गया है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आप सब बांग्लादेश चले जाओगे। तो पूरा चुनाव जो आप देखेंगे ना, तमाम तरह के अपन गुणागणित की बात करते हैं, पूरा चुनाव डर और विश्वास के बीच में। भारतीय जनता पार्टी, मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि वो विश्वास हासिल कर पाई है, लेकिन ममता बनर्जी का डर अभी भी हावी है। वहाँ की पद्धति है, लोहा लोहे को काटता है, यही पॉलिटिक्स है बंगाल की। जैसे ही लेफ्ट पार्टी के पैटर्न पे ममता बनर्जी आई, 2011 में लेफ्ट पार्टी को उन्होंने बाहर कर दिया और जब तक वो कांग्रेस के पैटर्न पे थी वो संघर्ष कर रही थी। तो बीजेपी वाम के पैटर्न पर आ पाएगी? लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ लेफ्ट और ममता के पैटर्न पे आएगी, उसी दिन सत्ता पे आ जाएगी। और पैटर्न ये है कि अपराधियों को संरक्षण दीजिए, मतदाताओं को डराइए, अपने वोटों को आगे बढ़ाइए और चुनाव जीत जाइए। डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है। इसलिए बंगाल की आप पूरा मिजाज आप देखेंगे तो आज भी मुझे नहीं लगता कि डर विश्वास में बदल पाया है। और इसीलिए चाहे जितना पैरामिलिट्री फोर्स लगा दीजिए आप, कितने दिन रहेगा पैरामिलिट्री फोर्स? आंकड़ा देखिए, मैं अमर उजाला के इसी प्लेटफॉर्म पे आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूँ, 19 का, 20 का, 21 का। और वो आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि मतदाता मन भले बनाया है ममता बनर्जी को बदलने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतना साहस नहीं कि मतदान केंद्र पे जाके वो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डाल सके। क्योंकि अब तो ईवीएम में ये भी स्पष्ट हो जाता है ना किस बोलिंग में कितना वोट पड़ा। अब एसआईआर के दिया बार बार विषय आता है कि एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी ने इतना बड़ा कर दिया है कि 15 साल का पूरा सत्ता विरोधी माहौल दब चुका है। अब एसआईआर में 90 लाख वोट कटे, 90 लाख में आंकड़ा जो आ रहा है 12 लाख वोट मुसलमानों के हैं, तो 78 लाख वोट किसके हैं? हम कहते हिंदू नहीं है, वो बंगालियों के हैं ना। तो 78 लाख जो वोट बंगालियों के कटे हैं, तो उसमें मुसलमानों का ज़्यादा है या बंगालियों का ज़्यादा है? लेकिन उन्होंने क्या मानस बनाया है कि मुसलमानों के ज़्यादा वोट कट गए। तो क्या होता है ना कि आप चुनाव को किस दिशा में लेके जाते हैं। यदि आप सही दिशा में चुनाव लेके गए तो विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। जैसे असम में हेमंत बिस्वा शर्मा अपने हिसाब से चुनाव को लेके गए और कांग्रेस बहुत पीछे छूट गई। उसी तरह से बंगाल में ममता बनर्जी एक पैटर्न के साथ लेके जा रही हैं चुनाव को, और उसके चलते तीनों पार्टियां यानी कि भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस
पीछे छूट रही। अब एक सबसे जो इम्पोर्टेंट विषय है वो ये है कि बार बार ये आता है कि हुमायूं कबीर, आपने जो विषय उठाया कि हुमायूं कबीर का जो स्टिंग आया है, अब इस बात का प्रमाण क्या है कि हुमायूं कबीर किसके एजेंट है? क्योंकि हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब अपनी अलग दुनिया बना अब अपनी अलग दुनिया दिखाने का प्रयास कर रहे। तो क्या हुमायूं कबीर अभी भी किसी के एजेंट हैं क्या? अब देखिए, यदि आप इसका एक अलग समीकरण देखें तो हुमायूं कबीर ने अलग एक मोर्चा क्यों तैयार किया? तो उसमें एक एंगल ये भी है कि ममता बनर्जी ने जो मुस्लिम मतदाता उनसे नाराज हो रहे थे वो कांग्रेस के साथ न चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस आक्रामक तरीके से मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ रही थी। उस वोटर को एक अलग कैंप बना के रखने के लिए उन्होंने हुमायूं कबीर को प्लांट कर दिया। कर सकते हैं। तो अब हुमायूं कबीर एक बार प्लांट हुए किसके लिए कि कांग्रेस की तरफ जाने वाले वोट को आप रखिए अपने साथ। फिर ओवैसी वहां पे एक आक्रामक तरीके से उतरे और देश में एक बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में वो स्थापित हुए हैं। और उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ जब गठबंधन किया तो ये लगा कि हो सकता है कि मुसलमानों का एक और पॉकेट उनके साथ चला जाए। तो अब ओवैसी को अलग थलग करने के लिए हुमायूं कबीर का स्टिंग आ गया सामने, गठबंधन टूट गया। तो क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं क्या? तो एक पैटर्न ये भी हो सकता है। तो पैटर्न हर आदमी के अपने अपने होते हैं। अब कहा यह जा रहा है ममता बनर्जी ने प्लांट ये किया, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, लेकिन उसका एक पक्ष ये है कि ममता बनर्जी ही कहीं इस खेल में तो शामिल नहीं है। तो ये बंगाल की पॉलिटिक्स बड़ी उलझी हुई है, जो मुझे लगता है 4 मई के बाद ही कुछ सुलझी हुई दिखाई। विनोद सर, तमिलनाडु और बंगाल 2 ही स्टेट बचे हैं जहां चुनाव होना है। तमिलनाडु में द्रविड़ परंपरा जो हम हमेशा से देखने आए, पर विजय की एंट्री से थोड़ा सा चुनाव त्रिकोणीय जैसा दिखाई पड़ रहा है। पर बंगाल में अभी सबने बात की कि एसआईआर को ममता बनर्जी ने इतना उठा दिया कि बाकी सारे विषय गौड़ हो गए। क्या बीजेपी जो एसआईआर का मुद्दा लेकर गई थी वो अब ममता के फेवर में, ममता के पक्ष में ज्यादा देख रहे हैं आप? देखिए, एसआईआर जो है, मैं बिल्कुल शुक्ला जी की बात से सहमत हूँ कि ममता ने एसआईआर को सार्वजनिक विमर्श का, राजनीतिक विमर्श का बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। और जिस तरह उन्होंने एक्ट किया उस पर, तो बाकी चीज़ें गौड़ हो गई। और जदीप जी ने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी, जो मेरी भी, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, कि जिस दिन एसआईआर की घोषणा हुई थी बंगाल में कराने की, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी को तभी सक्रिय कर दिया था। और बिहार से उन्होंने सबक ले लिया था कि एसआईआर का विरोध करते हुए भी एसआईआर के साथ पूरा सहयोग करते हुए अपने वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता सूची में बने रहने देना है और दूसरे के वोट कटें, इसकी व्यवस्था करनी है। अरे 200 बीएलए तो उन्होंने लगा दिए थे जिस दिन घोषणा हुई, उसी वही दिन मैं कह रहा मार्केट में जाओ। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले दिन से ही तृणमूल कांग्रेस ने ये अपनी तैयारी कर ली थी। और उन्होंने एक तरफ तो प्रकट रूप से उन्होंने, उनके नेताओं ने, उनके सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर खूब चुनाव आयोग को घेरा। और ममता जी सुप्रीम कोर्ट भी आ गई, उनके सांसद चुनाव आयोग तक प्रदर्शन करने चले गए, सब सारा हुआ। लेकिन नीचे ग्राउंड पर वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे एसआईआर को लेकर के, उनके बीएलएस जो है, तो वो उन्होंने उसको किया। और उनकी स्ट्रेटजी यही थी, रणनीति यही थी कि जो उनकी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसको ज़्यादा तूल न मिले। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी का कनेक्ट जो है, जो आम, देखिए हम बार बार कई बार चीज़ों को अपने हिसाब से हम सभी विश्लेषण करते हैं। जैसे अवधेश जी ने कहा कि सभ्यताओं का संघर्ष है, तो सभ्यताओं का संघर्ष पता नहीं कैसे है, उनका अपना विश्लेषण होगा कि जो ममता बनर्जी को वोट देता है नॉन मुस्लिम, तो वो किस सभ्यता में आता है? ये सांस्कृतिक संघर्ष की बात है। जो हिंदू ममता जी को वोट देता है वो क्या अपने लिए संकट मानता है सभ्यता का? ममता जी खाली मुसलमान के वोट से तो जीत नहीं सकती, कोई पार्टी नहीं जीत सकती। तो अगर उनको एक बड़ी तादाद में हिंदुओं का वोट मिलता है, गैर मुस्लिमों का वोट मिलता है, तो वो भी तो उनके साथ है, वो भी तो सभ्यता का हिस्सा है। जैसे कम्युनिस्टों को मिलता था, वामपंथियों को, दुर्गा पूजा करने वाले बंगालियों को वोट भी मिलता था, उन्हीं को मिलता था। तो खैर वो अपनी अपनी व्याख्या है। शुक्ला जी ने जैसे डर और विश्वास की बात कही, तो ऐसा लगता है कि पूरे बंगाल को ममता बनर्जी इतना डरा रखा है, इतना डरा रखा है कि लोग वोट, ऐसा भी नहीं होता। इतने डर से कोई वोट, यानी सिर्फ डर के कारण ममता बनर्जी जीत रही है, तो उस जनादेश का भी ये अपमान है कि सिर्फ डर के कारण जीत रही है। ठीक है, एक सेक्शन में डर होगा, अगर इतना डर होता तो बीजेपी की 77 सीटें भी नहीं आती फिर। तो ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी के खिलाफ जो हैं वो डालते हैं जाके वोट, जो नहीं डालते हैं वो, तो ये सरलीकरण है मेरे हिसाब से। उनकी मान्यताओं को या उनकी विश्लेषण को वो खारिज नहीं कर रहा हूँ, उनका विश्लेषण होगा, मेरा विश्लेषण ये सरलीकरण है। ममता बनर्जी का एक कनेक्ट है, वहाँ के कॉमन बंगाली से कनेक्ट है,
पिछला चुनाव वो बंगाली अस्मिता को अपने साथ जोड़ती हैं पूरी तरह से। अब गुजरात में मोदी जी लगातार जीतते थे गुजराती अस्मिता को जोड़ करके, तो कोई डर थोड़ी था, ऐसा थोड़ी था कि डर। कांग्रेस का 38% 36% वोट था और बीजेपी को 49% वोट मिलता था, तो वोट मिलता था उनको भाई। तो ये जो है ममता बनर्जी पूरे उस कनेक्ट के साथ, आज भी वो जिस तरह के घर में रहती हैं, आज भी वो स्लीपर पहन करके और सूती साड़ी पहन करके निकलती हैं, उनके व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, उनके मंत्रियों पर होगा। जैसे अरविंद केजरीवाल की यूएसपी खराब हुई शीश महल के चलते हुए और उनके ऊपर चिपक गया भ्रष्टाचार का आरोप, बाद में कोर्ट से शराब वाले मामले में उनको राहत मिली, लेकिन वो तो चिपक गया ना। पर ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं चिपका है। ये मतलब किसी भी नेता की जो क्वालिटीज़ हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए। वो आक्रामकता के साथ दिल्ली की सत्ता का मुकाबला करती है, चाहे जुझारू है, चाहे दिल्ली में यूपीए की सरकार हो, तब एक समय वो हिस्सा थी यूपीए का, एक समय मुकाबला भी करती थी, तो वो उनकी एक यूएसपी है और उनका अपने वर्कर से अपने उनसे जो कनेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती ये है, वहाँ पर उसको स्पेस तो मिल गया, स्पेस जो कांग्रेस ने खाली किया, जो लेफ्ट ने खाली किया, उसका एक बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला और 3 से 77 तक पहुंची, 38% वोट है उसके पास। लेकिन उसके पास आज भी ममता के मुकाबले कोई अपना नेता नहीं है, लीडर नहीं। और देश में ये पैटर्न तो भाजपा ने ही शुरू किया, पर इंदिरा गांधी के जमाने का पैटर्न था कि नेता तुम्हारा कौन है बताओ, इंदिरा जी के मुकाबले। बाद में फिर बीजेपी ने अपने नेताओं प्रोजेक्ट करके जो नेताओन्मुखी चुनाव बनाया। तो बंगाल में जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी के पास अच्छे नेता रहे, मोदी जी रहे गुजरात में, योगी जी आज उत्तर प्रदेश में हैं, या वसुंधरा राजे थी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान थे। बंगाल में कोई ऐसा उनका अभी तक नेता नहीं बना। दिलीप घोष को कोशिश की गई, नहीं बन पाए, वो शुभेंदु अधिकारी पर टिके हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी तृणमूल से आए हुए हैं, खुद इतने सारे मामले हैं उनके पर मामले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका फायदा ममता जी को मिलता है। चुनाव भाजपा 2016 से लगातार पूरी आक्रामकता से लड़ रही है, पूरी रणनीति से लड़ रही है। हर बार लगता है कि इस बार जो है बस निकला। अब देखिए 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सांसद जीते थे, लेकिन उनकी संख्या घट गई, 2024 में 12 रह गए। तो इसलिए मुझे लगता है बंगाल अभी वोट परसेंटेज आने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए, आज भी ममता बनर्जी अहेड है, आगे हैं, भाजपा मुकाबला कर रही है। और एक और दिलचस्प बात है, इस बार ये बात सब शुक्ला जी भी कह चुके हैं कि भाजपा इस चुनाव को मोदी बनाम ममता नहीं बना रही है। अमित शाह जी वहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी का, प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, लेकिन जो पिछला चुनाव मोदी बनाम ममता बन गया था, उस इस बार वैसा एक बार भी बात नहीं उठाई ममता बनर्जी की, जबकि 6 गारंटी की बात कर दी है, अपराध के बात। देखिए शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने घोषित नहीं किया मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। हाँ, 2 जगह से चुनाव लड़ा के ये मैसेज दिया है कि शुभेंदु उसका चेहरा हो सकते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का रैंक एंड फाइल जो बंगाल का है वो इसको एक्सेप्ट कर पा रहा है क्या? और क्या शुभेंदु और ममता की जब तुलना होगी तो उसमें शुभेंदु अधिकारी अक्रॉस बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ममता से आगे ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं जो चुनाव में उठेंगे, लेकिन एसआईआर के मुद्दे को ममता बनर्जी ने काफ़ी हद तक अपने पक्ष में कर लिया। 3 राज्यों का चुनाव हो चुका, 2 बचे राज्य। ममता का एसआईआर का मुद्दा, ममता बनाम अमित शाह, और तमिलनाडु में कितना आप द्रविड़ राजनीति को अभी विजय प्रभावित करते दिखाई पड़ेंगे? मैं चाहूंगी दोनों राज्यों का विश्लेषण ले लें। तमिलनाडु रह गया। तमिलनाडु में तो देखिए कि डीएमके की कोशिश तो है कि वो बने रहें, लेकिन वहाँ बदलाव होता है, कितना होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार वहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं है, चतुष्कोणीय है। डीएमके है, एआईडीएमके और एनटीके भी है सीवन वाली, और फिर विजय का फैक्टर है। अब इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि विजय के पास कैडर नहीं है। ये एआईडीएमके और डीएमके की तरह ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन पॉपुलैरिटी है, एक्सेप्टेंस है, और 51% से ज़्यादा जो महिला वोटर हैं वो हैं। क्या 100 साल से ऊपर की पूरी जो मतलब आज़ादी और उसके पहले का द्रविड़ आंदोलन वो सब मिला के मैं गिन रहा हूँ, उस द्रविड़ राजनीति को चुनौती दे पाएंगे वो? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो नहीं दे पाते हैं तो एक और नया फैक्टर आ गया, एक और नया चुनाव हो गया, और थलपति हैं वो, लेकिन वो क्या थलपति चुनाव? हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जब बड़े बड़े फिल्म के कलाकार चुनाव लड़ते हैं तो कई बार वो सफल नहीं होते, लेकिन तमिलनाडु जगह ऐसी है कि वहाँ राजनेता ही मुख्यमंत्री बनते हैं और वो फिल्मों में एक्टिंग भी कर रहे होते हैं साथ ही साथ। बड़ा अलग तासीर का राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में चतुष्कोणीय है मुकाबला, और इस चतुष्कोणीय हो जाने में किस सीट पर किसके कितने वोट कटेंगे उसकी जो गहन पड़ताल अगर हम करें तो हम समझते हैं कि इस बार द्रविड़ राजनीति को चुनौती है, लेकिन आमूल परिवर्तन वाली नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर भी अपना दबदबा कायम करते हैं तो इसके अगले चुनावों में द्रविड़ राजनीति के लिए एक बड़ी
दस्तक हो जाएगी कि क्या द्रविड़ राजनीति का वो दौर खत्म हो रहा है, चाहे डीएमके आए चाहे एआईडीएमके आए, लेकिन द्रविड़ राजनीति चलती वही ने। भाई भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़े राष्ट्रीय दल वहां पर एक छोटे भाई की भूमिका में हमेशा रहे, और उन्होंने जिन नेताओं को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु में अपनाया वो भी द्रविड़ राजनीति की छत्रछाया में पले बड़े नेता रहे। तो वो लोग भी दरअसल द्रविड़ राजनीति को कभी, भाजपा ने अपने तई बहुत कोशिश की, कांग्रेस ने तो नहीं की, क्योंकि उसका काम चल जाता था, विचार मिल रहे हैं और शामिल रहे, और वहां के नेताओं के साथ उन्होंने उस तरीके की लड़ाई नहीं लड़ी। भाजपा ने इसको लड़के देख लिया, उनको समझ में आया कि इस किले को उस तरीके से नहीं भेजा जाता। द्रविड़ राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जबकि वही तमिलनाडु ही वो राज्य है जहां 38 में से 37 जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के मामले में 37 जिलों को संवेदनशील माना गया है। ऐसे राज्य की राजनीति और उसके अंदर के जो छोटे छोटे पहलू हैं वो बहुत गंभीर और गहरे हैं, लेकिन हीरो वर्शिप वहाँ पर बहुत है। वो अचानक किसी भी हीरो को बिना उसके कैडर और उसके भी, तो इसलिए हो सकता है विजय का फैक्टर, अभी यहाँ बैठकर मैं नहीं, लेकिन जो तमिलनाडु पर हम कवरेज कर रहे हैं, अमर उजाला के प्रतिनिधि भी गए, उनसे मिले इनपुट्स के आधार पर और जो कुछ भी छप रहा है वहाँ का, उसके आधार पर मैं इतना आकलन दे सकता हूँ। बंगाल के लिए मैंने आपको पिछले हिस्से में बताया और आगे भी मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कमर कसी हुई है, लेकिन हम अपने पिछले हिस्से में बात कर रहे थे कि एसआईआर से वोटर ही कम हो गए इसलिए परसेंटेज पे, लेकिन मुझे आंकड़ा दिलचस्प मिला हमारी चुनाव डेस्क से तुरंत में। देखिए, असम में 2021 में कुल 2.34 करोड़ वोटर थे और 2026 के चुनाव में वोटरों की संख्या 2.5 करोड़ हो गई है। मतलब जो 82 से 85% वो 2% बढ़ाए थे, उसमें हम मान रहे थे कि इसका फैक्टर, लेकिन इसका नहीं है। मतलब ओवरऑल वोटिंग ही बढ़ी है असम में, ये डेटा ये साबित करता है। पुडुचेरी में 2021 में कुल 1 करोड़ से ऊपर के वोटर थे और 2026 में ये कम हो गए, तो यहाँ 54,196 वोटर घट गए हैं। केरल में 2021 में कुल 2 करोड़ 75 लाख वोटर थे और 2026 में 2 करोड़ 71 लाख 42, मतलब 3,60,816 वोट यहाँ घट गए हैं, केरल में घटे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 में 7.34 करोड़ वोटर थे, 2026 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या घटकर 6.75 करोड़ रह गई है, यानी यहाँ 21 के मुकाबले 59 लाख वोटर घट गए हैं। तो अब हम ये आंकड़ा जब देखें कि 59 लाख वोटर घट गए हैं और अब हम बंगाल का चुनाव बचा हुआ उसकी बात ही कर रहे थे तमिलनाडु के साथ, तो एक दिलचस्प तथ्य है कि भाजपा और टीएमसी के बीच कुल वोटों का अंतर पिछली बार 60,62,000 का ही था। तो 60,62,000 का पिछली बार अंतर था वोटों का और इस बार 60 लाख वोट घट गए हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है। क्या ये पूरी रणनीति जो एसआईआर वाली थी, लेकिन जो मैं इसके पहले आपको इनपुट्स भी दे रहा था बंगाल वाले, हालांकि मैं उस हिस्से में उसको बोल गया कि वहां पर एसआईआर को लेकर तृणमूल कैडर लेवल पर, बूथ लेवल पर, मोहल्ले के लेवल पर बहुत सक्रिय रही है। ऊपर से आदेश जारी हुआ है कि ये इंश्योर किया जाए कि हमारे वोटरों के कागज पत्तर बिल्कुल बराबर हों, दुरुस्त हों, कागज पत्तर कम होने की वजह से उनका नाम नहीं कटे, और बल्कि हमको मालूम है कि कुछ पॉकेट्स में भाजपा के कमिटेड वोटर हैं, वो हमको तकलीफ देते हैं, तो इंश्योर करो कि ये कागज बनाने आए तो इनके कागज नहीं बने, उनके वोट कटते हैं। तो देखिए कि रणनीति किस किस स्तर पर कैसे कैसे, और वो एक मैंने बताया है कि अगर कोशिश की चुनाव आयोग ने कि लोग भय से वोट देने नहीं जाते, दूर तक जाएंगे, लोग मारपीट देंगे, तो वहीं पोलिंग बूथ बनाने की जो कोशिश थी उसमें भी एक उन्होंने तरकीब लगाकर कोशिश की कि वैसा नहीं हो। तो अब ये देखना पड़ेगा। जो राकेश जी कह रहे थे चुनावी हिंसा वहाँ का एक बड़ा कड़वा सच है, उसका इससे भी साबित होता है कि बाद में आगजनी हुई है उन वोटर इलाकों में जहाँ पर विपक्ष को, अगर उनके विरोध में ममता बनर्जी के, तो वहाँ पर मारपीट हुई, आगजनी हुई, बहुत हुआ। और इसीलिए इस बार चुनाव आयोग ने घोषित किया है कि सीएपीएफ जो है वो अगले 3 महीने रहेगी। उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए और उस साइकोलॉजिकल प्रेशर को हटाने के लिए ही कहा गया है कि सीएपीएफ और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती चुनाव खत्म होते ही जो 1 हफ्ते में वापस आ जाती थी, वो अगले 3 महीने उनको रखा जाए। तो ये भी उसी भय को कम करने की दिशा में एक कदम है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि अगले दिन कोई तुम्हारे घर में, और 3 महीने, मान लो आपने किसी दूसरे पक्ष को जिता दिया और 3 महीने तक वहां सेना बनी रहेगी, ये सीएपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के लोग बने रहेंगे, ऐसा घोषित कर दिया, तो इससे शायद उस भय से उबारने में लोगों को, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर क्या होगा ये तो 4 को पता लगेगा, लेकिन ये फैक्टर्स है जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। 5 राज्यों का चुनावी घमासान, चुनावी समर लगातार हमने भी तैयारी की हुई है, इसलिए हर जगह से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। पुदुचेरी में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, केरल में हमारे सहयोगी हैं, बंगाल से लगातार हम आपको कवरेज दिखा ही रहे हैं। खबरों में और वीडियो में हर एक खबर चुनावी राज्यों की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 4 मई वो तारीख, सुबह 7 बजे से लगातार आप परिणाम, एक एक सीट के रुझान, सब कुछ देख पाएंगे। बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।